हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का नया भर्ती आने वाला है, जो कि आपका जुलाई में प्रस्तावित है। ठीक है, तो इसके लिए जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 1 जुलाई से इसका चालू हो जाएगा आपका बैच। तो देखिए, आज का यह दूसरा सेट है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जीके के होंगे। ठीक है, जो बहुत ही विस्तृत व्याख्या के साथ होंगे। सभी प्रश्नों पे विस्तृत चर्चा होगी और बहुत ही ज़बरदस्त ये आपका वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग भी हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली इसका पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाय लिख के अपना नाम लिखना होगा। 73 94 95 39 49 वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना हाय लिख के नाम लिख दीजिएगा, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और जो भी इसका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बैच का सेट है, वो आपके सीधे मोबाइल पे चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है आपका। तो दोस्तों, विश्व पर्यावरण जो दिवस है प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। और बहुत ही खास यह क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछेगा भी, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस जो है बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए विस्तृत व्याख्या देखेंगे इसका। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन में है। और इसका पहला पर्यावरण सम्मेलन वहीं आयोजित किया गया था 1972 में। उस समय देश जो शामिल थे 119 थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका आह्वान किया गया था। प्रथम दिवस स्टार्ट हुआ था आपका 5 जून 1974 को मनाया गया था। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो लागू है सभी देशों में जो इसमें सम्मिलित हैं, वह 19 नवंबर 1986 से। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये लागू है। वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 143। 2023 का अभी हाल ही में जून में मनाया गया है। इसका थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो 5 जून 2023 का आयोजन किया गया था, कोटेडी, आइवर और नीदरलैंड के साथ साझेदारी करके किया गया था। ठीक है, तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण इसके की पॉइंट्स। इसकी शुरुआत 1972 स्टॉकहोम में हुई थी, जो स्वीडन में है। और यहीं पे इसका पहला पर्यावरण सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। उस समय 119 देश इसमें शामिल थे, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका आह्वान किया गया था। इसका जो प्रथम दिवस स्टार्ट हुआ था 5 जून 1974 से, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 19 नवंबर 1986 से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, 19 नवंबर 1986 का। इसमें वर्तमान सदस्य देश हैं 143। और ये आपका इम्पोर्टेंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस का 2023 का थीम क्या था, तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो कोटेडी, आइवर और नीदरलैंड के साथ साझेदारी करके किया गया था। चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन हम देखें कि जल के लिए पीएच मान कितना होता है। यानी देखिए, एक पीएच मान के द्वारा हम किसी भी पदार्थ का क्षारीयता, अम्लीयता और उदासीनीकरणता उसके बारे में जानते हैं। तो जल का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 7। अब देखिए, पीएच स्केल पे जो आपका 7 होता है, इसको उदासीन माना गया। ठीक है, 7 से जो कम होते हैं इसको अम्लीय माना जाता है। 7 से जो अधिक होते हैं इनको क्षारीय माना जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जिसका 7 होगा पीएच मान, वो उदासीन होगा, ना ही अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा, वो क्या होगा, उदासीन होगा। तो जल हमारा उदासीन है, क्योंकि ये स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन है। ठीक है, तो इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है। कुछ और पदार्थों का देख लेंगे कि जो शुद्ध जल होता है इसको उदासीन माना जाता है, जिसका पीएच मान लगभग 7 होता है। अब दूध के पीएच मान को देखेंगे तो इसका पीएच मान 6.7 होता है। तो अभी मैंने बताया कि जो 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा, जो 7 से कम होगा अम्लीय होगा। यहाँ दूध होता है अम्लीय। सिरका का पीएच मान होता है 3, ये भी आपका अम्लीय हो जाएगा। मानव रक्त जो है 7.4, तो जो 7 से अधिक होगा ये 7.4 है, तो इसका मान होगा इसका अम्लीयता होगा क्षारीय। ठीक है, नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.4, जिसका क्या होगा, प्रकृति क्या होगा, तो ये आपका अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, नमक होता है 7, यानी जब इसका भी 7 हो गया। देखिए, जल का 7 था, नमक का 7 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका उदासीन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जिस पदार्थ का भी पीएच मान जो होता है 7 होगा, वो उदासीन होगा, चाहे कोई भी पदार्थ हो। ठीक है, और उस पदार्थ का जो 7 से कम पीएच वैल्यू है तो अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय। और 7 से अधिक होगा, जैसे ही 7 से एक भी पॉइंट कम हो अधिक हुआ तो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें आप समझ रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें आप समझ जाएंगे कि कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है। जैसे यहाँ पे क्षारीय कौन था, तो आपका मानव का रक्त था। ठीक है, शराब का पीएच मान कितना है, 2.8, तो ये 7 से कम है,
तो हो जाएगा, इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। यहाँ बात करेंगे मानव मूत्र का, तो इसका पीएच मान होता है 4.8 से 8.4। तो कभी कभी यह अम्लता भी हो जाता है, कभी कभी यह क्षारीय भी हो जाता है, ठीक है। आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.6, जिसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी, क्योंकि ये 7 से अधिक है। तो यह कुछ रहे, देखिए ये आपके परीक्षा में पूछते हैं प्रश्न, ठीक है। तो इसको मैं चाहूँगा कि आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन सभी पदार्थों का पीएच मान आप नोट कर लीजिएगा और जानते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जो दूध का घनत्व होता है लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, लैक्टोमीटर। तो आपके विकल्प में जो सी विकल्प है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। अब इसके महत्वपूर्ण की पॉइंट्स देखेंगे। देखिए विकल्प सी आपका दिया हुआ है, ये देखिए हाइड्रोमीटर जो होता है इसमें तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापन किया जाता है। अब आपके क्वेश्चन में आ जाएगा कि हाइड्रोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है, तो तरल पदार्थों का जो सापेक्षिक घनत्व होता है इसका मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है। मैनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है दोस्तों, तो गैसों का दाब मापा जाता है। ए मीटर द्वारा तो विद्युत धारा का मापन। बैरोमीटर क्या करते हैं, तो वायु दाब का मापन करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा बैरोमीटर और रेन गेज वर्षा का मापन। ये दो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बैरोमीटर द्वारा किसका मापा किया जाता है, वायुमंडलीय वायु दाब, और रेन गेज द्वारा क्या होता है, तो वर्षा का मापन। बाकी आपका दूध का पूछ ही सकता है लैक्टोमीटर, ठीक है। अभी ऊपर आपने देखा कि दूध का मापन किससे किया जाता है या उसका घनत्व कैसे मापा जाता है, लैक्टोमीटर के द्वारा। तो ये कुछ रहे महत्वपूर्ण जो मापन प्रणाली है ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे चौथे नंबर का कि उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निगम की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निगम की स्थापना हुई थी 1988 में, ठीक है। तो विकल्प जो आपका डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि मुख्यमंत्री किसान एवं स्वरहित बीमा योजना कब शुरू किया गया था। देखिए उत्तर प्रदेश इसमें लगा लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं स्वरहित बीमा योजना कब शुरू किया गया। तो यह योजना शुरू की गई है 2018 में। इस योजना से क्या तात्पर्य है, तो इसको देखेंगे महत्वपूर्ण की पॉइंट्स में। इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, देखिए 14/9/2018 सितंबर में किया गया था, ठीक है, 14 सितंबर 2018 को। अब 14 सितंबर इसमें आया है दोस्तों, तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य है किसानों और राज्य के कमजोर वर्ग के लोगों को सरकार द्वारा सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। यह योजना मुख्यमंत्री वर्तमान जो में है योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया गया है। अब बात करेंगे कि इस समय वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कौन है, तो माननीय योगी जी हैं, और ये दूसरे कार्यकाल के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोग सब लोग जानते हैं कि लखनऊ है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए छठे नंबर का क्वेश्चन देखिए कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों। तो लोधी वंश जो कि एक गुलाम वंश के अंतर्गत आता है, इसका जो संस्थापक था बहलोल लोधी था। कौन था, बहलोल लोधी, ठीक है। तो विकल्प जो आपका बी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। अब देखेंगे लोधी वंश से संबंधित कुछ तथ्य। तो लोधी वंश जो है 1451 में इसकी शुरुआत हुई और 1526 में इसका अंत हो गया। कैसे हुआ अभी जानेंगे। सबसे पहला सुल्तान बना जो संस्थापक था इसका बहलोल लोधी, जो 1491 से 1489 तक था। इसके बाद इसका पुत्र सिकंदर लोधी बना जो 1489 से 1517 तक था। इसके बाद बना सुल्तान इब्राहिम लोधी जो 1517 से 1526 तक था। 1526 में इसका अंत हुआ पानीपत के प्रथम लड़ाई से। तो इब्राहिम लोधी वही व्यक्ति है जो बाबर से लड़ा था। बाबर ने इसको बुरी तरह पराजित करके हरा दिया था और दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया और मुगल वंश की नींव रखी थी 1526 में, ठीक है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ, तो 1526 में। किसके किसके बीच हुआ, तो इब्राहिम लोधी बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ। मुगल वंश की स्थापना किसने किया, बाबर ने किया। कब किया, 1526 में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इससे इम्पोर्टेंट। सिकंदर लोधी के बारे में कहा जाता है ये आपका 1504 या 5 में इसने आगरा शहर की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन है किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी।
तो लौह और रक्त, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है आपका। तो बलबन ने किया था, ठीक है। बलबन जो कि गुलाब वंश के अंतर्गत आता है, ये आपका बहुत ही शक्तिशाली राजा भी था। इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी अपने षड्यंत्रकारियों के बीच। की पॉइंट्स में है कि बलबन दिल्ली के मामलुक या गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था, ठीक है। देखिए, ये गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। वह इल्तुतमिश के 40 तुर्क दासों के प्रसिद्ध समूह से संबंधित था, यानी यह इल्तुतमिश के साथ से ही काम करता आया था और आके 9वां राजा बना। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया था। सिजदा एवं पैबोस की समझिए कि सुल्तान के सामने सर झुकाना और उसके पाँवों को चूमना, इस प्रथा को शुरू किया था बलबन ने। तो ये क्वेश्चन आपका पूछता है कि किसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी, तो आपके बलबन ने ही की थी। बलबन ने 1566 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा, ठीक है। मंगोल जो आप मंगोलों के बारे में आपने सुना होगा, चंगेज खान जिसे आप जानते होंगे, बहुत ही क्रूर राजा था, ठीक है, मंगोल था। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलू खां की उपाधि प्रदान की थी। देखिए, नसीरुद्दीन महमूद जो था, इससे अपनी बेटी की शादी कराया था बलबन ने, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया, बलबन ने जब ये मर गया नसीरुद्दीन महमूद, तो ये क्या हुआ, दिल्ली का सुल्तान बना, ठीक है। तो जो नसीरुद्दीन महमूद था, ठीक है, इसका दामाद, इसी ने इसको उलूग खां की उपाधि दी थी। आगे के प्रश्न में है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वर्तमान उपराष्ट्रपति। जो वर्तमान उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अब कुछ देखेंगे महत्वपूर्ण बातें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है, ठीक है। समझ रहे होंगे, अनुच्छेद 64 के अनुसार क्या कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होंगे। इसके अलावा ये और किसी लाभ के पद को धारण नहीं करेंगे। और राज्यसभा की पहली बार गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था और इसकी पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को, ठीक है। तो ये राज्यसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और देख लीजिए, ठीक है। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिए कि कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है दोस्तों। तो कोशिका की आत्महत्या थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है, लाइसोसोम। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स देखेंगे कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइसोसोम वह अंग है जो कोशिका द्वारा बाहर से ली गई सामग्री को पचाता है। यदि लाइसोसोम किसी भी संयोग से फट जाता है तो पाचन एंजाइम कोशिका के अंदर रिश्ता है, ठीक है। उसके बाद ये एंजाइम कोशिका के भागों को भी पचाते हैं, ठीक है। ये आपके लाइसोसोम का इतना कार्य है, ठीक। उसके बाद जो राइबोसोम्स है, इसका कार्य है प्रोटीन बनाना। गाल्जिकाय जो होता है, इसका काम है कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थ के परिवहन में शामिल, ठीक है। और क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिका के लिए ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहते हैं या ऊर्जा गृह, ठीक है, या पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ये क्वेश्चन आप में आ सकता है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि एजरा कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों। एजरा कप का संबंध है आपके पोलो खेल से। तो विकल्प में जो आपका बी विकल्प है, इसका सही उत्तर होगा कि एजरा कप का संबंध है आपके पोलो खेल से। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। तो एजरा कप एक लोकप्रिय पोलो टूर्नामेंट है जो भारत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कलकत्ता पोलो क्लब इस सबसे पुराने और पहले पोलो ट्रॉफी को चलाता है, ठीक है। पहला एजरा कप 1880 में आयोजित किया गया था। देखिए, इंपॉर्टेंट है ये कि पहला एजरा कप कब स्टार्ट किया गया था, 1880 में। और कलकत्ता जो पोलो क्लब है, ये सबसे पुराना पोलो क्लब है और सबसे पहले पोलो ट्रॉफी को ही चलाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, ठीक है।